नमस्कार सबको। ये वीडियो प्रशिक्षण और उसके बाद के कुछ वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि एएनएम दीदी द्वारा दी जाती अलग अलग प्रकार की सेवाओं का डेटा एंट्री एएनएम दीदी कैसे कर सकती है। ई कवच एप्लीकेशन में सुविधाएं हैं कि जिससे आप अपना डेटा एंट्री का काम सरलता से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम योग्य दंपति का एलएमपी अपडेशन और परिवार नियोजन की सेवाओं का डेटा एंट्री को समझेंगे। आशा दीदी द्वारा किए गए परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डिजिटाइजेशन के मुताबिक ई कवच एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार के लिस्ट बनाता है। उसमें से सबसे पहले योग्य दंपति का लिस्ट बनता है और योग्य दंपति को कुटुंब नियोजन सेवाएं दी जाती हैं और महिलाओं का एलएमपी अपडेशन हर महीने करना होता है। तो ये दोनों काम का रिकॉर्ड ई कवच में कैसे रखेंगे वो हम ये प्रशिक्षण में देखेंगे। योग्य दंपति को दी गई सेवाओं का डाटा एंट्री दो तरीके से कर पाएंगे, एक मेरे लाभार्थी आइकन के द्वारा और दूसरा कार्यसूची के द्वारा। ये प्रशिक्षण में हम कार्यसूची का उपयोग करेंगे। कार्यसूची में क्लिक करने के बाद आप जो लाभार्थी को सेवा देने जा रहे हैं या सेवा दी हैं वो कौन से गांव में और कौन से आशा के क्षेत्र में रहते हैं उसका चयन करना होगा। ये चयन ध्यान से करना है। लाभार्थी जो भी आशा एरिया में और जो भी गांव में रहता है उसका चयन करना है। इसमें गलत आशा एरिया सिलेक्ट करने से आप जो लाभार्थी को ढूंढना चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में परिवार का पंजीकरण करते वक्त जो भी आशा एरिया और गांव आशा दीदी ने सिलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक लिस्ट आएगा। आशा क्षेत्र सिलेक्ट करने के बाद ड्यू लिस्ट का अलग अलग ग्रुप आपको अगले स्क्रीन पे दिखेंगे। उसमें से आप सबसे ऊपर का योग्य दंपति संभावित गर्भवती महिला का एलएमपी अपडेशन का विकल्प पसंद करके आगे बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र में आए हुए वो सब योग्य दंपति का लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कि लाभार्थी यानी कि महिला का नाम, उसका ई कवच हेल्थ आईडी नंबर और एक तारीख देखने को मिलेगी। ये तारीख ड्यू डेट है, यानी कि ये तारीख तक ये सेवा दी जानी चाहिए थी। यदि ये तारीख पास यानी कि पसार हो चुकी है तो नाम लाल अक्षर में आएगा और हमें प्राधान्य देना है कि ऐसे लाभार्थियों को पहले हम सेवा दें और उसकी डेटा एंट्री समय पर कर दें। आप जिस महिला को, जिस योग्य दंपति को सेवा देने जा रहे हैं उसका नाम ढूंढने के बाद और चयन करने के बाद आपको पहले स्क्रीन पे वो योग्य दंपति की मूलभूत माहिती देखने को मिलेगी। लाभार्थी उपस्थित हैं या नहीं हैं उसका चयन करने के बाद उसके चयन के साथ साथ यहाँ माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण और मृत्यु दर्शाने के लिए भी विकल्प हैं। अभी के लिए हम लाभार्थी उपस्थित हैं वो चयन करके आगे बढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर एएनएम दीदी को पूछेगा कि क्या ये महिला का माहवारी आ गई है। यदि ना तो आप ना सिलेक्ट कीजिए, हाँ तो हाँ सिलेक्ट कीजिए। हाँ सिलेक्ट करने के बाद ये महिला की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि एलएमपी आपको पूछी जाएगी और इतना करने से ये योग्य दंपति का एलएमपी अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब अगला प्रश्न कुटुंब नियोजन सेवाओं के लिए है। तो ये योग्य दंपति जिसका आपने चयन किया है वो अभी कोई कुटुंब नियोजन की विधि का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप एंटर करेंगे और यदि कर रहे हैं
तो कौन सी परिवार नियोजन की पद्धति का उपयोग कर रहे हैं वो आपको यहाँ दर्शाना होगा। ये ड्रॉप डाउन में सभी परिवार नियोजन पद्धति का लिस्ट हैं और इसमें से आपको कोई एक पद्धति का चयन करना होगा। कुछ कुछ पद्धतियों में आपको तारीख भी एंटर करनी होगी। उदाहरण से आप यदि नसबंदी पसंद करें या आयुसीडी पसंद करें तो कौन सी तारीख को नसबंदी हुई थी या कौन सी तारीख को आयुसीडी रखी गई थी उसको भी आप चयन करना होगा। उसके बाद आप डाटा दर्ज करेंगे और आपका फॉर्म यहाँ पूरा होगा। तो हमने यहाँ योग्य दंपति का LMP अपडेशन और परिवार नियोजन का डाटा एंट्री समझे। मेन मेनू में हम कार्य सूची या मेरे लाभार्थी आइकन का उपयोग करके योग्य दंपति का चयन करने के बाद एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये प्रक्रिया आप सरलता से कर पाएंगे। इस वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन में हम नई गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रशिक्षण है, सो ध्यान से देखने के लिए अनुरोध है। ई कवच एप्लीकेशन के मेन मेनू में मेरे लाभार्थी का चयन कीजिए। सबसे पहला विकल्प है योग्य दंपति संभावित गर्भवती महिला का LMP अपडेशन। ये विकल्प को आप पसंद करेंगे तो अगले स्क्रीन पे ये आशा क्षेत्र में सभी योग्य दंपतियों का लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो जो महिला नई गर्भवती हुई है उसका नाम ये लिस्ट में से आपको ढूंढना होगा। ये ढूंढने के लिए यानी कि सर्च करने के लिए आप ई कवच ID नंबर या नाम से भी सर्च कर सकते हैं। महिला का नाम चयन करने के बाद प्रथम प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या ये महिला की माहवारी आई है। तो ये नई गर्भवती महिला के बारे में आप ना पसंद करेंगे क्योंकि माहवारी नहीं आई है। तो उसके बाद वापस पुष्टिकरण के लिए पूछा जाएगा कि क्या सही में गर्भावस्था है, आपने क्या गर्भावस्था की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट द्वारा जांच की है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की हो तो हाँ कहना है और उसके बाद क्या ये महिला गर्भवती हैं उस पे हाँ कहना है। इसके बाद आपको ये नई गर्भवती महिला की अंतिम मासिक धर्म की तिथि एंटर करनी होगी यानी कि LMP एंटर करनी होगी। ये LMP तारीख एंटर करने में ध्यान रखना है, सही तारीख को एंटर करना है, गलत तारीख को एंटर नहीं करना है। ये तारीख एंटर करने में भूल ना हो उसका ध्यान रखना है। गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर अपडेट करने की ज़रूरत हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि क्या आप प्रथम ANC की सेवाएं का डाटा एंट्री अभी करना चाहते हैं। यदि आप हाँ कहेंगे तो एक के बाद एक प्रश्न पहली ANC सेवाओं का स्क्रीन पे दिखने का शुरू हो जाएगा। तो अगले प्रशिक्षण में हम एंटीनेटल केयर ANC सेवाओं का डेटा एंट्री के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से फॉर्म पूरा होगा। तो ये वीडियो में हमने देखा कि नई गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पंजीकरण करने के लिए हम मेरे लाभार्थी आइकन का चयन करेंगे और उसके बाद सबसे ऊपर का विकल्प यानी योग्य दंपति का विकल्प पसंद करने के बाद जो महिला नई गर्भवती हुई है उसका चयन करने के बाद एक प्रश्न के जवाब देंगे तो गर्भवती महिला का पंजीकरण आसानी से कर पाएंगे। गर्भवती महिला के पंजीकरण में
की और एक तरकीब है। हमारे क्षेत्र में जब महिला गर्भवती होती है तब सबसे पहले आशा दीदी को कई बार पता चलता है। तो आशा दीदी अपने ई कवच एप्लीकेशन से भी ये महिला का प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, वो मार्क कर सकती है, डाटा एंट्री कर सकती है और उसके बाद उसका पुष्टिकरण एएनएम दीदी को करना होगा। तो हम कुछ अगले प्रशिक्षण में देखेंगे कि ये आशा द्वारा मार्क की गई गर्भवती महिला का पुष्टिकरण एएनएम दीदी कैसे कर पाएगी। ये वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन से हम गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सेवाओं का डाटा एंट्री कैसे करेंगे। ये सेवाएं एएनएम दीदी द्वारा उपकेंद्र या भ्रमण के दौरान या वीएचएनडी पे दी जाती है। तो सबसे पहले मेन मेनू में कार्य सूची आइकन या मेरे लाभार्थी आइकन द्वारा आप ये डाटा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम गांव और आशा क्षेत्र पसंद करेंगे तो सभी प्रकार के लाभार्थियों का ग्रुप स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। आप एएनसी सेवा के लिए गर्भवती महिला का विकल्प पसंद करेंगे तो उस क्षेत्र में रहने वाली सभी गर्भवती महिलाओं का नाम आपके स्क्रीन पे दिखना लगेगा। आप जिस गर्भवती महिला को सेवा देने जा रहे हैं या दे दी हो उसका नाम ढूंढने के बाद वो नाम का चयन करें तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण स्क्रीन है। पहला विकल्प है कि गर्भवती महिला की प्रसव पूर्ण देखभाल यानी कि एएनसी सेवाएं। यहाँ जब भी आप कोई एएनसी 1, 2, 3, 4 सेवाएं देने वाले हो तो ये विकल्प का पसंद करें। दूसरा विकल्प है गर्भावस्था के परिणाम का दौरा। इसका मतलब ये है कि जब गर्भवती महिला का प्रसव होता है या गर्भपात होता है तो ये विकल्प पसंद करना है कि जिससे आप गर्भवती महिला के प्रसूति का विवरण और जानकारी आप दर्ज कर सकें। तो मैं वापस कहता हूं कि जब आप एएनसी सेवाएं का डाटा एंट्री करते हो तो प्रथम विकल्प पसंद करें और जब आप गर्भवती महिला का डिलीवरी या गर्भपात का जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो गर्भावस्था के परिणाम का दौरा विकल्प पसंद करें। अभी इस प्रशिक्षण के लिए हम गर्भवती महिला के पूर्व देखभाल का विकल्प पसंद करके आगे बढ़ते हैं। तो लाभार्थी उपस्थित हो तो उपस्थित हैं वो विकल्प का चयन करें। इसमें माइग्रेटेड और यानी कि स्थानांतरण और लाभार्थी का मृत्यु का विकल्प भी आपको दिख रहा है। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। जो अंतिम विकल्प है वो है गर्भवती के रूप में गलत तरीके से पंजीकृत। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी से भूल से गर्भवती महिला का पंजीकरण हुआ हो। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब गर्भवती महिला का पंजीकरण भूल से किया गया हो, महिला गर्भवती नहीं है लेकिन भूल से डाटा एंट्री गर्भवती है ऐसी हो गई हो, तो ये अंतिम ऑप्शन का चयन करना होगा कि जिससे आपके मोबाइल में से और ई कवच के डाटा में से ये महिला गर्भवती के लिस्ट से निकल जाएगा। तो अभी के लिए हम लाभार्थी उपस्थित हैं वो विकल्प पसंद करके आगे बढ़ेंगे। तो अब एक के बाद एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एएनसी सेवाओं के लिए महिला का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, उसका बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करना है। ये बैंक संदर्भित जानकारी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सरलता से उपलब्ध हो तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं हो तो भी आप
उसको ब्लैंक रख के भी आगे बढ़ सकते हैं। बैंक की जानकारी विविध शासकीय योजना के लिए उपयोगी हो सकती है। उसके बाद लाभार्थी का वज़न एंटर करना है और सॉफ्टवेयर में ये महिला के कितने जीवित बच्चे हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे। यदि ये जीवित बच्चों की संख्या में कुछ भूल लग रही हो तो आप नहीं करके आगे बढ़ेंगे तो वो परिवार में जो भी बच्चे हैं उसका लिस्ट आएगा और उसको उसकी माँ के साथ आप कनेक्शन कर पाएंगे कि जिससे जीवित बच्चों की संख्या में सुधारा हो जाए। अभी के लिए हम हाँ कह के आगे बढ़ते हैं और ये पूर्व प्रसूति जांच कहाँ हो रही है वो चयन करने के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। तो गर्भवती महिला का वज़न, उसका हीमोग्लोबिन, उसका ब्लड प्रेशर और ऊंचाई का माप दर्ज करना होगा। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हाई रिस्क यानी कि जोखिमी लाभार्थी की पहचान में सॉफ्टवेयर आपको मददरूप हो। तो ये जानकारी हमें सही तरीके से एंटर करनी है। ई कवच में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि जिससे आप बिल्कुल ही गलत डाटा एंट्री नहीं कर सकते। उदाहरण के स्वरूप आप ब्लड प्रेशर 0 नहीं डाल सकते या 300 नहीं डाल सकते। वैसे ही कुछ तर्क वज़न और ऊंचाई के लिए भी सॉफ्टवेयर में आरक्षित किए हुए हैं। उसके बाद महिला की पेट की जांच का विकल्प पसंद करना है और भ्रूण की ऊंचाई कैसी है वो आप एंटर कर सकते हैं। यदि आपने ये नहीं किया है तो हाइट यानी कि ऊंचाई का माप आपने नहीं लिया है ऐसा निर्देशित करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अब गर्भस्थ शिशु की हृदय गति और गर्भस्थ शिशु की स्थिति कैसी है उसका डाटा एंट्री करना होगा। आपके द्वारा कितने आयरन फॉलिक एसिड गोलियां आपने लाभार्थी को दी है, कितनी कैल्शियम गोलियां दी हैं, वो डाटा एंट्री करके आगे बढ़ेंगे। तो सगर्भा महिला की ब्लड शुगर जांच का डाटा और पेशाब की जांच का डाटा एंटर करना होगा। उसके बाद ये महिला को सक्रिय टीबी या मलेरिया जांच हुई कि नहीं हुई उसका डेटा एंटर करना है। क्या गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया गया है तो वो हाँ या ना जवाब देना है। उसके बाद अल्बेंडाजोल गोली दी गई कि नहीं दी गई उसका जानकारी एंटर करना है। टेटनस इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन टीटी के डोज के बारे में अब आपको जानकारी एंटर करनी है। ये जानकारी ध्यान से एंटर करनी है। यदि टीटी इंजेक्शन ये सेवाओं के दौरान दिया गया हो तो हाँ करके उसकी तिथि निर्देशित करनी है। यदि नहीं दिया गया हो तो ना कहना है। सॉफ्टवेयर में ऐसे तर्क लगाए गए हैं कि जिससे बूस्टर या TT1 या TT2 के अलर्ट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। इसलिए उसके लिए ANM दीदी को कुछ याद रखना नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रसव की प्लानिंग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रसव कहाँ होने वाला है, कोई साथ में आने वाला है, कौन साथ में आने वाला है और कौन से अस्पताल में, कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति का प्लानिंग हुआ है वो भी यहाँ निर्देशित करना होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आप चयन करेंगे वो अस्पताल में जब प्रसव की तारीख नज़दीक आएगी तो वहाँ अलर्ट जाएगा कि ये महिला की प्रसव की तारीख नज़दीक में आ रही है कि जिससे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में योग्य प्लानिंग और आयोजन कर सकें।
तो ये फॉर्म में हम कोई खतरों के लक्षण का पहचान नहीं हुआ है तो ये स्क्रीन आएगा। उसके बाद खतरे के संकेत के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें महिला को पूछना है कि उसको कोई तकलीफ़ है या नहीं है, क्या उसको सांस लेने में तकलीफ़ है या रक्तस्राव है कि नहीं है, दौरे आते हैं या दुर्गंध युक्त स्राव हो रहा है, बुखार है कि नहीं है, उल्टी है कि नहीं है, हृदय संबंधित या थायराइड संदर्भित कोई प्रश्न है कि नहीं है, सिर दर्द और धुंधला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सब खतरे के संकेत हैं और ये एक के बाद एक महिला को पूछ के उसकी डाटा एंट्री ई कवच एप्लीकेशन में करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई हाई रिस्क गर्भवती महिला है तो उसका पहचान होगी और उसके ट्रैकिंग में ई कवच एप्लीकेशन आपको मददरूप रहेगी। उसके बाद डेटा दर्ज करना है और ऐसे एंटीनेटल केयर सेवा का डाटा एंट्री पूर्ण होगा। तो हम वापस देख लेते हैं कि एंटीनेटल केयर एएनसी सेवाओं का डाटा एंट्री कैसे करेंगे। मेन मेनू में हम कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में जाके गर्भवती महिला का चयन करेंगे और उसके बाद एक जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर देंगे। सही उत्तर देंगे तो ये फॉर्म बहुत आसानी से आप एंटर कर सकते हो। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस दिन सेवा दी गई हो उसी दिन उसी वक्त उसकी डाटा एंट्री हो जाए। बहुत देरी करने से आपको लाभ नहीं होगा और डाटा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो यदि आप VHND पे या उपकेंद्र पे सेवा दे रहे हैं तो सेवा देने के साथ साथ ही आप डाटा एंट्री का काम कर लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ये वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि डिलीवरी के परिणाम की एंट्री और डिलीवरी के वक्त दी गई सेवाओं का डाटा एंट्री ई कवच में कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई हो या गर्भपात हुआ हो तब डिलीवरी के परिणाम की एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिसकी समय पे और सही डाटा एंट्री करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुख्य मेनू में कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में से हम डिलीवरी के परिणाम की डाटा एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम कार्यसूची में जाके डेटा एंट्री करेंगे। ड्यू लिस्ट के विविध ग्रुप में से हम गर्भावस्था के परिणाम का दौरा का विकल्प पसंद करेंगे। तो हमारे क्षेत्र में, आशा क्षेत्र में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो सबका लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस महिला की डिलीवरी हुई हो उसका नाम ढूंढें और उसका चयन कीजिए। प्रथम प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या गर्भावस्था का परिणाम का पंजीकरण करना है। तो डिलीवरी हो गई हो तो हमें हाँ कहना है और उसके बाद डिलीवरी की तारीख दर्ज करनी है। ये तारीख दर्ज करने में सावधानी रखनी है कि जिससे कोई भूल ना हो जाए। डिलीवरी कहाँ हुई है उसकी डेटा एंट्री करने में के स्क्रीन है। डिलीवरी कौन से अस्पताल में, कौन से प्रकार के अस्पताल में हुई है वो प्रथम एंट्री करनी है। इसमें मेडिकल कॉलेज में हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हुई है, PHC पे हुई है, उपकेंद्र पे हुई है, जहाँ भी डिलीवरी हुई हो पहले वो जानकारी दर्ज करनी है। अब ये ANM दीदी के पास जानकारी अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड में से मिल सकती हैं या कोई दूसरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो तो उसमें देख के डिलीवरी कहाँ हुई है और
डिलीवरी के वक्त जो भी सेवाएं दी हैं उसका डाटा एएनएम दीदी एंटर कर सकती है। यदि डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में हुई है तो उसकी एंट्री भी यहाँ करनी होगी कि जिससे हमारे क्षेत्र में आई सभी महिला की सभी डिलीवरी की एंट्री हम कर सकें। तो यहाँ अस्पताल का चयन करने के बाद कौन सी अस्पताल यानी कि अस्पताल का नाम क्या है उसका चयन करना होगा। तो अस्पताल को खोजने के लिए एएनएम दीदी के पास दो विकल्प हैं। एक तो अस्पताल के नाम से खोज सकते हैं और दूसरा पदानुक्रम द्वारा भी खोज सकते हैं। नाम से खोजने के लिए वो विकल्प पसंद करेंगे और अस्पताल का नाम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे तो ऐसे नाम वाली सभी अस्पताल का लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। और दूसरा विकल्प है पदानुक्रम द्वारा खोजें। ये विकल्प पसंद करने के बाद आपको जो भी ज़िले में जो भी सीएचसी पे या जो भी पीएचसी पे डिलीवरी हुई है उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगा। ये पूरे लिस्ट में आप चयन करने के बाद उस क्षेत्र में जो भी अस्पताल है उसका नाम आपको दिखने को मिलेगा और उसका चयन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कौन से अस्पताल में कितनी डिलीवरी हुई है वो रिपोर्ट में हम बाद में देख सकते हैं। उसके बाद माँ जीवित हैं या नहीं हैं और माँ में कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसकी डेटा एंट्री करना है। ये डेटा एंट्री भी ध्यान से करना है। इसमें माता को गंभीर अनीमिया है या सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन है, प्रीटर्म डिलीवरी हैं आदि जो भी जोखमी चिन्ह देखने को मिलते हैं उसकी डाटा एंट्री यहाँ करनी है। उसके बाद गर्भावस्था का परिणाम का डाटा एंट्री करनी है। ये जीवित जन्म है या मृत जन्म है वो यहाँ एंटर करने के बाद कौन से प्रकार का डिलीवरी हुआ है उसकी डेटा एंट्री आप करेंगे। इसमें सामान्य यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हो सकती है या असिस्टेड डिलीवरी यानी कि फॉर्सेप द्वारा डिलीवरी हो सकती है। मैंने पहले जानकारी दी, वैसे आप अस्पताल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें से कई सारी जानकारी वो रिकॉर्ड में से आप देख सकते हैं और उसमें देख के डाटा एंट्री कर सकते हैं। ई कवच का आरसीएच मॉड्यूल जब फैसिलिटी में भी उपयोग करने में आएगा तब आशा है कि फैसिलिटी में डेटा एंट्री ऑपरेटर गर्भावस्था के परिणाम की डेटा एंट्री कर देंगे। उसके बाद बच्चे के संदर्भित प्रश्न होंगे। बच्चे का लिंग क्या है, बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोया था या नहीं रोया था और उसका जन्म समय का वज़न क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे का जन्म समय का वज़न यहाँ आपको ग्राम में एंटर करना है। दूसरे शब्दों में कहे तो कोई बच्चा का वज़न 2.5 किलो हो तो आपको 2500 ग्राम वैसे आपको यहाँ एंटर करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि कोई बच्चा लो बर्थ वेट हो, कम वज़न से जन्म लिया हो तो वो एक हाई रिस्क बच्चा है और उसके ट्रैकिंग के लिए ये जानकारी, सही जानकारी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो जो भी बर्थ वेट हो वो यहाँ ध्यान से सावधानी से एंटर करना है। बच्चे को स्तनपान करवाया था या नहीं उसका डेटा एंट्री करने के बाद फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टीकाकरण के संदर्भित आते हैं। अब जन्म के समय जो 0 डोज वैक्सीन्स देनी होती है उसका लिस्ट एक के बाद एक आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके पास ये जानकारी हो तो आप ये डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो डाटा टीकाकरण हुआ है, आप यदि हाँ कहेंगे तो टीकाकरण की तिथि का एंट्री आपको करना होगा। उसके बाद जो भी वैक्सीन्स ड्यू हैं उसकी जानकारी आपको पूछी जाएगी और हाँ या ना पूछा जाएगा।
टीकाकरण की तारीख बहुत ध्यान से एंटर करनी है, क्योंकि ई कवच एप्लीकेशन में कुछ ऐसे तर्क रखे हैं, ऐसी सुविधाएं हैं कि जिससे बिल्कुल ही गलत एंट्री तारीख की आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई भविष्य की तारीख यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे या जन्म तारीख से पहले की तारीख भी आप एंटर नहीं कर पाएंगे। उसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हम समय पे एंट्री कर दें, यानी कि जिस दिन डिलीवरी हुई हो शक्य हो तो उसी दिन उसकी एंट्री कर दें, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स पहले 15 दिन में ही दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। तो बहुत देरी करने से आप शायद टीकाकरण की डेटा एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी शायद गंवा भी दें। तो इसकी वजह से ये अनुरोध है, सभी एएनएम दीदी से अनुरोध है, सभी फैसिलिटीज़ से अनुरोध है कि जिस दिन सेवा दी गई हो उसी दिन सेवाओं का डाटा एंट्री कर दें। उसके बाद बच्चे में कोई जन्मजात जन्म दोष हैं या नहीं है उसकी जानकारी दर्ज करनी है। जो जन्मजात दोष जैसे कि क्लब फुट हो या रेटिनोपैथी हो या जन्मजात बहरापन हो, वैसे जो भी जन्मजात दोष हैं वो सभी की डाटा एंट्री यहाँ करनी है। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि जुड़वे बच्चे जन्म लिया हो तो आप पहला विकल्प पसंद करें कि हाँ अभी और बच्चे जोड़ने हैं, तो आपको दूसरे बच्चे के बारे में वापस जानकारी पूछी जाएगी। लेकिन यदि जुड़वा बच्चा नहीं है जन्म लिया हो, एक ही बच्चे ने जन्म लिया हो, तो याद रख के आपको दूसरा विकल्प ही पसंद करना है। वापस कह रहे हैं कि यदि एक बच्चे का ही जन्म हुआ हो तो आप दूसरा विकल्प यानी कि नहीं अभी और बच्चे नहीं जोड़ना चाहते हैं वो विकल्प पसंद करके आगे बढ़ना है। उसके बाद डेटा दर्ज करना है और गर्भावस्था के परिणाम की सेवाओं का डाटा एंट्री यहाँ पूरी होगी। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि गर्भावस्था के परिणाम की डाटा एंट्री आप कार्यसूची और मेरे लाभार्थी में से कर सकते हैं। ड्यू लिस्ट में जाके प्रसव के परिणाम का ड्यू लिस्ट देखने के बाद आपको गर्भावस्था के परिणाम का डेटा डालना है। वो आप जब चयन करेंगे तो उसके बाद एक डिलीवरी संदर्भित, माता संदर्भित, डिलीवरी कहाँ हुई है वो स्थल के संदर्भित और बच्चों के संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके समय पे और सही जवाब देने से आप सरलता से डिलीवरी के परिणाम का पंजीकरण कर सकते हैं।